उसका अप सरफेस, टॉप सरफेस हम लोग को मिलता है ग्रे कलर का, इसीलिए उसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। और बॉटम सरफेस, सेरेब्रम का नीचे का हिस्सा, वो व्हाइटिश अपीयर होता है, तो इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। और व्हाइट अपीयर होने के पीछे रीजन क्या है कि उसमें रहते हैं एक्सॉन्स। और एक्सॉन भी व्हाइट क्यों नजर आते हैं? बिकॉज इट हैज ए काइंड ऑफ लिपिड लेयर जिसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ, उसके वजह से वो व्हाइट अपीयर होते हैं। अब खुद सोच कर देखिए, ग्रे मैटर ज्यादा एरिया कवर करेगा या व्हाइट मैटर? खुद सोचिए। ऑफ कोर्स व्हाइट मैटर ज्यादा कवर करेगा। रीजन क्या है? व्हाइट मैटर में है एक्सॉन, एक्सॉन लंबे होते हैं, तो जहां लंबाई होगा उसका ऑटोमेटिकली एरिया भी तो बढ़ रहा है, इसलिए उसके ऊपर जो लिपिड लेयर है माइलिन शीथ वो भी बढ़ेगा। तो माइलिन शीथ का अगर परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो उसे एनहांसमेंट देगा व्हाइट मैटर को, इसीलिए हम लोग को व्हाइट मैटर ज्यादा मिलते हैं, ग्रे मैटर कंपैरेटिवली कम। चलिए यहां तक आए। उसके बाद एक और चीज था, ये जो सरफेस है, मतलब जो कॉर्टेक्स हम लोग को मिलता है या सेरेब्रम एज ए होल, अगर हम लोग देखें सेरेब्रम दो हिस्से में बटे होते हैं, बिकॉज एक फिशर, एक डिवाइडिंग लाइन उसे दो हिस्से में बांटता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे लंबाई में जाता है, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, लॉन्गिट्यूडिनली लंबाई में। और कैसे? बैक टू फोर्थ, आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर, जैसे आप समझे। तो ये बैक एंड फोर्थ मतलब आगे से पीछे की ओर, ये जो लोब का है ना एक्सपेंशन है, इसलिए ये दो पार्ट में जो डिवाइड हुए, एक कहलाएंगे लेफ्ट, एक कहलाएंगे राइट। ऐसे नहीं है, नहीं तो क्या होता है, एक फ्रंटल लोब हो जाता, मतलब एक फ्रंट हेमिस्फीयर, एक बैक हेमिस्फीयर होता। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहलाते हैं, बिकॉज ये ऐसे लंबाई में आगे पीछे की तरफ से दो हिस्से में बटे हुए। इन्हें जोड़ता है कौन? एक टफ टॉप नर्व फाइबर्स था, उसका नाम कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है जो कि दोनों को आपस में कनेक्टेड रहता है। इस वजह से क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जिसे हम लोग प्रॉपुलरली कहते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, राइट। अब इसका जो सेरेब्रम है उसमें आपको अंड्यूलेशंस मिलेंगे, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो जो ऊपर की ओर आ रहा है और फिर कर्व होके नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो टॉप पोर्शन कहलाता है जायरी, और नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की ओर जो चढ़ेगा ऐसे, इसे कहते हैं सल्की, ठीक है। सेरेब्रम has undulations the upfolding part, ऐसे वाला, इसे कहते हैं जायरी। और ये डाउनफोल्डिंग पार्ट, इसे कहेंगे सल्की। अब यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब देखिए आगे, ये जो सेरेब्रम है इसमें ऊपर के तरफ से हमें दो तरह के एरिया मिलते हैं, एक होता है डिफाइंड एरिया, एक है अनडिफाइंड एरिया। The cerebrum's cortex has two areas,
वेल डिफाइंड एरिया ये होते हैं दो प्रकार के, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। ठीक है। अब मोटर एरिया का काम क्या होगा? मोटर एरिया मतलब मूव कराना, तो ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, सेंसेशन भेजेगा, ताकि हमारा बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर सके। ठीक है। मोटर एरिया सेंड्स सिग्नल्स फॉर सम फंक्शन, और सेंसरी एरिया ये रिसीव करेगा, रिसीव सिग्नल्स, और कहां से? फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। इसमें सेंस ऑर्गन्स भी आ जाएंगे, राइट। दूसरा है नॉट वेल डिफाइंड एरिया। और इसे ऐसा इसलिए कहते हैं, ना तो ये पूरी तरह से मोटर एरिया है, ना पूरी तरह से सेंसरी एरिया है। ठीक है। इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं एसोसिएशन एरिया। नाइदर completely motor nor sensory, so we call it association area। ठीक है, यहां तक लिखिए। और इसका काम क्या होता है ये भी सुन लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करता है, और एसोसिएशन एरिया हर तरह का, है ना, कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये कोऑर्डिनेट भी करता है, और साइट ऑफ मेमोरी भी है, सीट ऑफ मेमोरी भी है एसोसिएशन एरिया। तो हम लोग इसके पार्ट्स को भी स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका फंक्शन भी देखते जा रहे हैं। ये पार्ट तो मिटा सकते हैं ऊपर का। सल्की जायरी के बारे में आइडिया हो गया। अब ये जो एसोसिएशन एरिया है, इसके फंक्शन में हम लोग लिखते हैं functions to coordinate and is the seat of memory in brain।
ठीक है। अब देखिए, ये जो फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन, ओके, हम लोग लिम्बिक सिस्टम पे आएंगे। एक याद दिलाइएगा, मिस नहीं कर जाए। लिम्बिक सिस्टम, हम लोग फोर ब्रेन के सेरेब्रम से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायंसेफेलोन। और फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? नहीं, प्रोजेंसे, लीजिए, प्रोजेंसेफेलोन। क्या करते हैं आप लोग? फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलोन भी कहते हैं ना, लिखवाए थे, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया गलती से तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखिएगा। तो देखिए, ये हमारे बोलचाल में आ जाना चाहिए। और उसके लिए कैसे, कॉमन प्रैक्टिस का तरीका क्या है? कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को ना मन में याद कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप कहां तक उसको याद कर पा रहे हैं। और जिसके बियॉन्ड आप याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे, यानी कि वहां पर भूल गए, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? इमीडिएट जाके कॉपी देख लेना चाहिए या किताब देख लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगा। और आप कीवर्ड पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्या कहें कि ये बात मेरे दिमाग में आ जाए। नहीं होता है किसी चीज को, अगर मान लेते हैं कोई चीज सीधे नहीं आ रहा है तो तार फंसा के उसको लेकर आते हैं ना, ब्रेन में भी मेमोरी उसी तरह से समाव काम करता है हमारा। मान लेते कोई चीज याद नहीं आ रहा है तो उसको दूसरे चीज से जोड़ कर अगर रखें तो फिर धीरे धीरे करते करते उसका मेमोरी फाइन हो जाता है। तो ऐसा कुछ सोचिएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, या उसी को कहते हैं निमोनिक एक्सेट्रा, जो उस मेमोरी को फंसा कर ले आता है। हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, पर है, हम पढ़े हैं तो उसको खींचेंगे कैसे? लाइक दैट, ठीक है। सो डायंसेफेलॉन, जिसमें तीन पार्ट थे, इपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब देखिए एपिथैलेमस, ये है तो ब्रेन का पार्ट, पर ये पूरी तरीके से नर्वस टिश्यू का नहीं बना है। इसमें कुछ हद तक एपिथेलियम टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म बाय एपिथेलियम टिश्यू नॉन नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू के कैटेगरी में नहीं आता। ये जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ब्रेन में, इसे कहते हैं एंटीरियर कोरोड प्लेक्सस। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ब्रेन called anterior choroid plexus। और ठीक इसके पीछे just behind it a lobe like body is present, और इसे कहते हैं पीनियल बॉडी। और इसी का दूसरा नाम है पीनियल ग्लैंड, और ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
यहां तक लिखिए, फिर समझा रहे हैं। नीचे के हिस्से तो हो चुके। चूंकि पीनियल ग्लैंड का पोजीशन हमें बताना था, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में गए, अदरवाइज इतने का जरूरत आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नहीं है। पर आप याद रखें, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। पूरा बात नहीं भी याद रहेगा, फिर भी जितना याद रहेगा उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एपिथैलेमस का। राइट, अब देखिए इस पीनियल ग्लैंड से होता क्या है। ऐसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, उससे ही मिलेगा। पर पीनियल ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का लेवल के बढ़ने घटने से हमारे ब्रेन का एक्टिविटी कंट्रोल होता है। यानी मेलाटोनिन अगर ज्यादा होगा, ब्रेन आराम करेगा, सोएगा, रिलैक्स होगा। मेलाटोनिन का लेवल कम होगा तो ब्रेन एक्टिव होगा, काम करना शुरू करेगा, फंक्शनल पूरी तरीके से होता। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? जब ब्रेन को हम लोग स्लॉथ कर रहे हैं, है ना, मतलब लेथार्जिक बना दे रहे हैं, ब्रेन को सुला दे रहे हैं ऐसे सच, इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी का 80% एनर्जी का कंज्यूमर ये खुद ब्रेन साहब है। तो ये अगर सोएंगे, ये अगर कंपैरेटिवली कम कॉन्शियस रहेंगे, तो जो एनर्जी लेवल बचेगा, जो उतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा था, वो बचेगा, उसको यूज किया जाएगा बॉडी के दूसरे पार्ट्स के वियर एंड टियर को रिपेयर करने। इसलिए सोना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन का न्यूरॉन लगातार फंक्शन करता है, और आप देख ही रहे हैं न्यूरॉन फंक्शन कैसे करते हैं। नर्वस ट्रांसमिशन पर ही है, एटीपी खर्च होता है, तो एनर्जी खर्च होगा। तो ब्रेन अगर कम कॉन्शियस रहेगा तो कम एटीपी खर्च करेगा, तो एटीपी जो बचेगा वो दूसरे यूजफुल वर्क में यूज हो सकता है, और नहीं तो ब्रेन बॉडी में स्टोर होगा, है ना। इसीलिए ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसका रिलैक्स होना जरूरी है। अब हर एनिमल का एक रिलैक्सेशन साइकिल चलता है, एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन साइकिल, जिसे हम लोग डे नाइट, है ना, साइकिल कहते हैं, या उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअली। मतलब कोई भी एनिमल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सोएगा और फिर रेस्ट ऑफ द डे जगेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर अपना एनिमल के बारे में बोल रहे हैं, खासकर जो जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो एनिमल्स अगर परफॉर्म करेंगे फंक्शंस, तो उनके ब्रेन को एक्टिव रहना पड़ेगा, और उसका जस्ट लाइक अ मशीन है, जिस तरह से मशीन यूज करने के बाद उसका देखभाल करना जरूरी होता है ना, जिसे कहते हैं ओवरऑलिंग, ठीक उसी तरीके से ब्रेन का भी ओवरऑलिंग जरूरी है। तो जब ये स्लिप डाउन करेगा तब इसका रिपेयरिंग एक्शंस होता है। तो ये जो डे नाइट साइकिल का रेगुलेशन है, ये होता है हमारे मेलाटोनिन के वजह से। तो मेलाटोनिन का लेवल जब बढ़ेगा ब्रेन आराम करेगा, और मेलाटोनिन का लेवल जब घटेगा तो ब्रेन एक्टिव। और इसके लेवल में उतार चढ़ाव अगर सही तरीके से रहा तो हमारा ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, और इसके एक्टिविटी को ऑल्टर करने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल था कि ये पेनियल ग्लैंड के लिए जगह बनाता है और उससे एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है। तो एक लाइन लिख भी दीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रैकेट में इट्स सिक्रेशन इज मेलाटोनिन हार्मोन, दैट्स ऑल। बाकी हम लोग को एंडोक्राइन सिस्टम मिलेगा ही वहां पे, फिर इसको देखें। अब आते हैं इपिथैलेमस के बाद थैलेमस। ये सेकेंड पार्ट है ना, ऑफ द डायंसेफेलोन। और थैलेमस लाइज above the hypothalamus, and just ahead of it the optic nerve passes making an X shape structure called optic chiasma। अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले यहां तक लिखिए फिर समझाते हैं इसका काम क्या है। हो गया। एक चीज बताइए, कभी आप लोग जब रात में सोने जाते हैं लाइट पूरा बत्ती जला के सोते हैं क्या? लाइट जला के सोते हैं? डर लगता है? लाइट जला के सोते हैं? अच्छा चलिए एक और बात बताते हैं। मान लें दोपहर में नींद आ रही है, ऐसा कभी कभी होता है, बहुत थक गए हैं, नींद आ गई। तो ऐसा कभी किए हैं धूप में जाके कुर्सी लगा के सो रहे हैं? तो धूप में जाइएगा नींद आएगा? या ब्राइट लाइट जल रहा हो उसमें नींद आएगा? नहीं आएगा। तो आप एक्सेप्शन केस बनने का कोशिश मत कीजिए। क्या होता है कि लाइट को एज ए सिग्नल हमारा ब्रेन यूज करता है, कब हमको जगना है कब हमको सोना है। सिर्फ ये ह्यूमन के लिए नहीं, जितने भी जानवर आप देखें, खासकर जितने मैमल्स हैं उनमें जो उनका डे नाइट साइकिल चलता है। मैमल्स खासकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है ना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन ये कर सकते हैं, और इन्हें कहते हैं हम लोग होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बाहर चाहे जो टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर ये कांस्टेंट रख सकते हैं।
एक और होम्योथर्म है, वो है बर्ड्स। चिड़िया भी अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, और मैमल्स। इसका मतलब यह है कि बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, उसका जो बॉडी टेम्परेचर जितना हो चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन का लें तो 37.5 डिग्री 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का बॉडी टेम्परेचर रहता है, मोर और लेस, है ना। तो इतना बॉडी टेम्परेचर बाहर कुछ भी हो, चाहे काफी गर्मी हो चाहे काफी ठंड हो, हम अपना इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे में कैपेसिटी है, ठीक है। तो फिर मौसम के हिसाब से हमारा डे नाइट स्लिप नहीं होगा, मतलब मौसम के हिसाब से हमारा स्लिप साइकिल नहीं कंट्रोल होगा, बल्कि सनराइज एंड सनसेट के हिसाब से हमारा मतलब स्लिप साइकिल कंट्रोल होगा। और वो कैसे, देखिए यहां आप क्या लिखे हैं, ऑप्टिक नर्व। इससे तो इतना पता ही चल रहा है कि ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, विजन का सेंसेशन लेके ब्रेन तक जाएगा। जो आप आगे पढ़ेंगे आई के बारे में, तो रेटिना पे जो इमेज बनेगा, है ना, जिसे हम लोग पर्दा भी कहते हैं, आंख का पर्दा, तो रेटिना पे जो इमेज पड़ेगा उसका सेंसेशन इसी ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे कॉर्टेक्स में जाएगा। विजुअल कॉर्टेक्स उसको कहेंगे, सेंसरी एरिया अभी पढ़े, तो वहां तक जाएगा। तो नर्व ऐसे थोड़ी ना चला जाता है, और उसका बॉडी है ना, उसका एक्सॉन है, वो आगे की ओर ट्रेवल करा रहा है सेंसेशन को। तो आगे जाते वक्त वो ठीक हाइपोथैलेमस के सामने एक स्लाइड स्ट्रक्चर बनाता है, और इसे कहते हैं ऑप्टिक कायस्मा। ये कायस्माटा एक जगह और मिलेगा, जानते हैं कहा, सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस में पढ़े नहीं, सेल डिवीजन नहीं हुआ है, ओके। तो कायस्मा मतलब वही एक स्लाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ वही है। तीसरा फायदा क्या होता है, देखिए लाइट का सेंसेशन जब ऑप्टिक नर्व लेके जा रहा है, तो ऑप्टिक नर्व क्या है, एक्टिव है, ठीक है। उसके सामने में थैलेमस रहने के कारण उसका जो एक्टिवेशन है वो थैलेमस को भी एक्टिव करता हुआ जाता है, ठीक। थैलेमस एपिथैलेमस से एसोसिएटेड है। तो जब ऑप्टिक कायस्मा के थ्रू नर्वस सेंसेशन ट्रेवल कर रहा है, थैलेमस और थैलेमस के जरिए एपिथैलेमस एक्टिवेट होगा। एपिथैलेमस एक्टिवेट होगा तो इसके साथ एसोसिएटेड पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन कम कर देगा। सिक्रीशन जब कम करेगा तो क्या होगा, ब्रेन के ऊपर से इनहिबिटरी एक्शन कम होगा, ब्रेन जगेगा, एक्टिव होगा। और जब ब्राइट लाइट कम होगा, लाइट कम होगा ऐसे कर सकते हैं, तो क्या होगा, ऑप्टिक कायस्मा के थ्रू सेंसेशन नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा। जितना कम होगा हाइपोथैलेमस उतना कम एक्टिव होगा, तो एपिथैलेमस भी उतना ही कम एक्टिव होगा। उसके वजह से क्या होगा, पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ेगा, तो मेलाटोनिन का लेवल बढ़ेगा। मेलाटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन सोएगा। इसीलिए जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं कहते हैं क्या कि तेज लाइट के नीचे बैठो, डिम लाइट में पढ़ाई नहीं होता। रीजन क्या है, कोशिश कीजिएगा नींद आने लगी, जो ब्रेन एग्जॉस्ट होने लगेगा। डिम लाइट है, आपका ऑप्टिक कायस्मा ज्यादा लाइट कैरी नहीं कर रहा, और आप एनर्जेटिक वर्क कर रहे हैं, है ना, ब्रेन के एसोसिएशन एरिया को ज्यादा आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, ब्रेन एनर्जी खर्च कर रहा है, और उधर से मेलाटोनिन का लेवल बढ़ रहा है। दोनों मिला के क्या करेगा, ब्रेन को सुला देगा। इसलिए अंधेरे में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, कम लाइट में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, सो जाइएगा। और अगर एक्टिवली पढ़ना है तो हर चीज को हम अगर डे टू डे की लाइफ के एक्टिविटीज के साथ जोड़ के देखते हैं तो ये चीजें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। इसका यहाँ पे भी इफेक्ट है, यहाँ पे भी इसके असर के बारे में जानना है, और मेलाटोनिन का फंक्शन हम लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये कैसे काम कर रहा है, इसका फंक्शन क्या हुआ मेलाटोनिन का, यही क्लियर हो गया, राइट। अब है हाइपोथैलेमस, इधर मिटाए।
एक चीज यहाँ हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये इसका हालांकि पार्ट नहीं है, इतना डिटेल नहीं किया, फिर भी थोड़ा जान लें। नोट्स, लाइट stimulates optic nerve so the optic chiasma, Z कर दीजिएगा यहाँ, S नहीं, optic chiasma activation of thalamus to to epithalamus to pineal body lesser secretion of melatonin brain awakened, ब्रेन अवेकेंड, ब्रेन जगेगा। एंड अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा चीज बनाया, भाई से भरसा, और ठीक इसका उल्टा, उतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे बोल देंगे। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक इसका उल्टा करें तो लाइट से स्टिमुलेशन नहीं आएगा, तो ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट नहीं होगा, ऑप्टिक कायस्मा एक्टिव नहीं होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होगा, इपिथैलेमस एक्टिव नहीं होगा, पीनियल बॉडी नहीं एक्टिव होगा, मतलब उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो मेलाटोनिन बढ़ जाएगा तो ब्रेन स्लिप डाउन करेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, शॉर्ट में निपट गया। अब आते हैं हाइपोथैलेमस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अनोखा पार्ट है हमारे बॉडी का। ऐसे हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस वेरी कॉम्प्लेक्स इन फंक्शन। क्या है भाई, बारी बारी से देखिए। इट हैज nervous transmission, function, as well as secretory function, as it carries some neurons that can synthesis and secrete hormones, और इन्हें इन शॉर्ट कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी नेचर। नर्वस टिश्यू भी है, सिक्रीशन भी कर रहा है, डुअल पर्पस है। एक तो नर्वस ट्रांसमिशन भी करते हैं और सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी करते हैं।
हो गया। तो अब एक चीज सोचिए, ये कैसे काम करता है। एक तो पहले हम लोग इसके एंडोक्राइन फंक्शन को देख लें, उसके बाद इसका है ना कंट्रोल वाले पोर्शन पर आएंगे। इसके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, यानी ऐसे न्यूरॉन्स है जो सिंथेसिस करता है, सिक्रेशन भी करता है, दो तरीके से अपने अंजाम को प्लेस करता है। पहला, ये खुद हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में, जैसे नाम सुने होंगे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, GnRH। इस तरह के रिलीज हार्मोन्स यही रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, और ये सीधे एक्शन करते हैं पिट्यूटरी के साथ, पिट्यूटरी पर। तो पिट्यूटरी उससे स्टिमुलेट होता है और फिर पिट्यूटरी दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ता है। इसीलिए कहा गया शुरू के क्लास में कि देखिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस एंड मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी। सभी ग्लैंड का मालिक मास्टर हो गया, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ये हो गया पिट्यूटरी। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इस ग्लैंड का जो मालिक है वो हो गया हाइपोथैलेमस। और आप इंटरेस्टिंग पार्ट और देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से एक इन्फंडिबुलम लगा होता है, एक स्टॉक लगा होता है, जैसे पेड़ की टहनी से है ना फल लटकते हैं, उसी तरह से वो टहनी लायक स्ट्रक्चर जो है उसे इन्फंडिबुलम कर रहे हैं, उसी को स्टॉक कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है फल रूपी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी जंक्शन में रहने के पीछे यही रीजन है कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को एक्टिव करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जो हार्मोन रिलीज करता है वो होते हुए सीधे पिट्यूटरी में आता है और पिट्यूटरी को एक्टिव करता है। एक ये फंक्शन हो गया। और आप आगे पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के ह्यूमन में दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो जो रिलीज हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है ना, वो आके एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, अग्रभाग, एंटीरियर एरिया, जिसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी सुनिए, जगह जगह पे ये आएंगे, उस समय उसको प्लेस भी किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब ये नहीं समझिए कि बहुत सारा चीज आ गया, पता नहीं याद कैसे रखेंगे। हम बस आपको इसके साथ फेस टू फेस करा रहे हैं, एप्रोप्रिएट प्लेस पे इन बातों को लिखा जाएगा, तो आप उसको याद रखेंगे, तब कनेक्शन जुड़ेगा, ये चीज वहां पर ऐसा था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए, टोटल सिस्टम जो है ह्यूमन का वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगर पैर में दर्द होगा, नर्वस प्रॉब्लम होगा ही, आपका ब्रेन है ना प्रेशर में रहेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल दिए कि हमारे लोकोमोटिव सिस्टम के साथ कैसे नर्वस सिस्टम इंटीग्रेटेड है, और हमारा लोकोमोटिव सिस्टम काम भी कर रहा है ब्रेन के ही मदद से। देखे ही होंगे कि वहां पे साइनेप्स बनता है, और जो हमारे मसल सेल्स हैं उन तक टी ट्यूब्यूल के थ्रू जो सेंसेशन आता है, उसी वजह से कैल्शियम निकलता है एंड ट्रोपोनिन और उस तरह का एक्शन चलता है। तो जस्ट एक इंटीग्रेशन था कि कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए। एनीवे, तो यहाँ वापस आते हैं। तो पहला काम क्या हुआ कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करता है वो हो गए रिलीज हार्मोन्स टाइप। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल क्या करता है? वो दरअसल प्रॉक्सी है हाइपोथैलेमस का। अब प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? जैसे बहुत जगह पे देखेंगे, हम अगर नहीं आए, मेरे जगह पे कोई मेरा अटेंडेंस मार के चला गया, दैट इज प्रॉक्सी। मेरे जगह पे कोई और है, काम कर रहा है, पर वो हम ही हैं, मतलब मेरा काम वो करके आ रहा है, तो प्रॉक्सी हो गया। तो होता क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स जमा होते हैं वो दरअसल इन्हीं की देन है। इसके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उन्होंने उन हार्मोन्स को तैयार किया और वहां लाके जमा किया। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और जब जरूरत पड़ती है तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन निकलते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन करते हैं। और इसके दो हार्मोन जिसके बारे में एक के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वह है वैसोप्रेसिन।
या ADH, याद आता है? तो ADH का सिक्रेशन बताए थे कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और अब आप जान रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो उसका जमा रखने का जगह है, वो बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। और दूसरा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो निकलता है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ द posterior pituitary are actually synthesized by the hypothalamic nuclei, मतलब उसके जो न्यूरॉन्स है उन्हें न्यूक्लियाई कहा जा रहा है। उन हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को ये posterior pituitary जमा करके रखता है, स्टोर करता है, और जब जरूरत पड़ती है वो रिलीज करता है। इस तरीके से हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन हमारे सामने आता है। गॉट इट? तो उधर मिटाए। Hypothalamus endocrine function. The न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इन्हें हम लोग स्पेशली क्या नाम देते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस synthesis hormones two kinds। पहला क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली रिलीज करता है इनटू द ब्लड, डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। और दूसरा क्या हो जाएगा? synthesized and stored into the pituitary। सिंथेसिस इसने किया, स्टोर किया किसमें? पिट्यूटरी। फॉर appropriate time of secretion। ये जो डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड है, आप इसके बारे में पहले कर लीजिएगा। ए डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड, उसके बारे में फिर आप दीजिएगा ऐसे, दे एक्ट ऑन anterior pituitary comma stimulates it to secrete stimulating hormones for the glands। तो आगे वाले का काम है कि ये रिलीज करें हॉर्मोन्स, जो रिलीज हार्मोन टाइप्स हैं, एक्शन करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे,
ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज कर सकें। वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे ताकि ग्लैंड्स, दूसरे दूसरे ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, ये उन हार्मोन्स को रिलीज करें। राइट। अब दूसरा वाला जो कि इसने स्टोर किया किसमें? पिट्यूटरी। कहां पे होगा? दीज हॉर्मोन्स, ब्रैकेट में लिखी दें, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर stored into the posterior pituitary. और जब जरूरत पड़ेगी उनका एक्शन होगा। ये है हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन। अब जब एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो फिर और डिटेल होगा। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है हाइपोथैलेमस का नर्वस कंट्रोल फंक्शन। देखिए क्या क्या करता है नर्वस कंट्रोल में। इट इज द साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ थर्स्ट, वाटर बैलेंस इन बॉडी, थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी हीट कंटेंट, थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी, फूड कंजम्पशन, एटसेट्रा। ये थोड़ा आपका अटेंशन खोजता है। थर्मो रेगुलेशन और यहां तक लिखिए, फिर समझाते हैं।
देखिए पहले भी बोले हैं, फिर से एक बार याद दिलाते हैं, जैसे जैसे हम लोग है ना ह्यूमन के फिजियोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। चैप्टर छोटा है लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाद और इंटरेस्ट आएगा जब आप आई पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। आई और ईयर में से ईयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उससे पीछे रीजन है, ये दो दो फंक्शन करता है। एक सुनाता तो है ही बात, दूसरा हमारे बॉडी के पोस्चरल बैलेंस के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। एकदम सीधे करें, टेढ़े हो गए हैं, सीधे खड़े रहें, इन सब को कंट्रोल करने के लिए ईयर में ही सेंसेशन तैयार होता है। इसलिए ईयर के दो दो फंक्शन है। ओके, आगे बढ़े। अब जरा समझें इस बात को। देखिए थर्मो रेगुलेशन को ज्यादा हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आपके लेवल पे ये ज्यादा जरूरी है समझना। ये थर्मो रेगुलेशन है क्या? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखना। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। रीजन, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। और हमारे बॉडी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पोर्शन है हाइपोथैलेमस। तो जाड़ा में भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहे, गर्मी में भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, यही है थर्मो रेगुलेशन। अब जाड़े के दिन में बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है ये? अगर ठंड लग रही है तो जो शिवरिंग होता है, कपकपी देता है, वो क्या करता है? हमारे पेरिफेरल मसल्स को विगरसली मूव करा के है ना हीट जनरेट करता है, उससे हमारा बॉडी गर्म होता है। तो वो इंडिकेशन है कि हमें ठंड लग रही है, जल्दी से गर्म कपड़ा पहनो। अगर फिर भी हम लोग बात नहीं माने तो ये बोलता है अभी नहीं सुनेगा, छोड़ दो इसको, तो कंट्रोल करना छोड़ देता है और हमें अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन अटैक करते हैं, ठंड लग जाती है, सर्दी, बुखार, जुकाम ये हो जाता है जाड़े के दिन में, होता है ना। दिस इज द रीजन। इसलिए इसकी बात को सुनेंगे, जैसे ही कपकपी दे स्टाइल नहीं देंगे, गर्म कपड़ा पहनेंगे। दूसरा, गर्मी के दिन में ये कैसे काम करता है और कब इसका आउट ऑफ फंक्शन होता है? काफी गर्मी है, हम मान नहीं रहे हैं, धूप में निकल गए घूमने के लिए, दोस्त है बुला लिया, एक स्टेज के बाद ये हमें बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करवाना बंद कर देगा। अब ये है क्या, गर्मी के दिन में बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करता है? बाहर ज्यादा गर्मी है, बॉडी को ठंडा रखना है, तो ये सेंसेशन फॉर स्वेट वो जनरेट करे, तो हमारा स्वेटिंग बढ़ेगा। स्वेटिंग बढ़ने से क्या होगा? वाटर लेवल वाटर बाहर आएगा, सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे रहेगा। अब हाई टेम्परेचर में वो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो पानी हीट एब्जॉर्ब करके ना उड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो आपका सरफेस क्या होगा? कूल होगा। इसलिए पसीना आने के बाद इमीडिएट अगर पसीना पोंछ दिए फिर पसीना आएगा, तो पसीना को रहने दीजिएगा, तो क्या होगा? ज्यादा पसीना नहीं आएगा, इससे आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे और आपका वाटर लॉस कम होगा, आप डिहाइड्रेट कम होंगे। और बहुत पसीना आ रहा है, अगर पोंछते चले गए तो और आएगा, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा है। अब एक लिमिट तक आपके बॉडी से पानी बाहर निकल सकता है ना, आप पानी पी ही नहीं रहे हैं, अब पानी बाहर निकलते जा रहा है, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये कंट्रोल करना बंद कर देगा, बोलेगा ये आदमी सुनने वाला नहीं, इसका कंट्रोल छोड़ दो। इसी को कहते हैं हीट स्ट्रोक, लू लगना। समझ में आ गया? सो hypothalamus is so important that it controls our body temperature and its failure leads to either heat stroke or cold stroke. जाड़े के दिन में जो कोल्ड स्ट्रोक होता है वो और खतरनाक होता है, उसमें बॉडी टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता, बॉडी बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है और वो कई बार खतरनाक भी हो जाता है।
दिस इज द रीजन। एनीवे, सो थर्मो रेगुलेशन समझ में आ गया। तो देखिए, जो थर्मो रेगुलेशन कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी में वाटर बैलेंस के मदद से ही थर्मो रेगुलेशन में मदद मिल रही है हम लोग को। जैसे गर्मी के दिन में तो वाटर जो है सरफेस पे बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, उसको भरपाई करना है। कैसे हम समझेंगे कि हमें पानी पीना चाहिए, प्यास लगी। सो थर्स्ट कंट्रोल सेंटर इज विथ इट। ठीक है, जाड़े के दिन में यदा कदा ठंडा नहीं लगता है तो क्या होता है, मसल्स है ना विगरसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जो कब कभी देता है, तो एटीपी खर्च कर रहा है। एटीपी कहां से बनेगा, फूड मटेरियल्स के ब्रेकडाउन से। फूड मटेरियल तेजी से कंज्यूम होगा, भरपाई कराना है। कौन बोलेगा और फूड लाओ, तो कैसे करेगा, एपेटाइट बढ़ा देगा। इसलिए जाड़े के दिन में लोग ज्यादा खाते हैं। दिस इज द रीजन, वो खर्च होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो सबके पीछे एक ना एक लॉजिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस उसके एक्टिविटी को ध्यान रखिए, मॉनिटर कीजिए, अपने आप ब्रेन के हर पार्ट के एक्शंस को आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, समझ कर याद कीजिएगा। इतना सारा लेक्चर और टॉक देने के पीछे ये रीजन है कि आप इसे समझें, समझने के बाद अगर याद करेंगे तो आपको हेवी नहीं लगेगा। अदरवाइज अब तक जितने आप सिस्टम्स पढ़े हैं ये सबसे ज्यादा हेवी आपको लगने वाला है। इसीलिए बार बार हम हिंट कर रहे हैं कि इसको समझ कर पढ़िए। अब ये तो हुआ इसका कंट्रोल फंक्शन, नर्वस कंट्रोल फंक्शन। एक और चीज है, फोर ब्रेन का ही पार्ट हुआ ना ये, है ना, द थैलेमस, हाइपोथैलेमस टुगेदर with other important parts of the brain, like ये बुक में भी लिखा है उसी तरह दे रहे हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस etc. forms a spatial system और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। एमिगडाला के बारे में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, ये होता कैसा है, appears like almond। आलमंड समझते हैं ना, बड़ा वाला बादाम, उसके शेप का होता है, इसलिए एमिगडाला नाम दिया। हिपोकैम्पस ये एक छोटी सी मछली है, समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, सी हॉर्स कहते हैं, और ये सी हॉर्स की तरह दिखता है, समुद्री घोड़ा। घोड़ा का हेड, स्नाउट, आगे का हिस्सा और गर्दन जैसा होता है ना, ये मछली उसी तरह का दिखता है। इसकी खासियत क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मछली है, फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, समुद्र में पाई जाती। देखने में लगेगा अरे ये तो छोटा सा हॉर्स है, हॉर्स नहीं है, मछली है, इसलिए उसका नाम है सी हॉर्स। हिपोकैम्पस उसे भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट है। हाँ हाँ हाँ, तो अंदर का सारा ऑर्गन दिखता है, पर अंदर का ऑर्गन दिखता है। हम लोग लैब में रखे हुए तो ऐसा होता है, एकदम इतना छोटा, इतना ही बड़ा साइज है, ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे जैसे हॉर्स का यहाँ पे रहता है ना बाल, वैसा दिखेगा। हाँ, वो टेल,
इस तरह का होगा, छोटा सा। तो हिपोकैम्पस इसे कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि अंदर के ऑर्गन्स दिखते हैं इसे, इसीलिए इसे हम लोग कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं कि एकदम लाइट आर पार कर गया तो पता कहाँ चलेगा कहाँ गया, है ना। एनीवे, तो वो कहने का मतलब था ट्रांसपेरेंट। तो इससे आप याद रखिएगा, अच्छा ये कैसा दिखता होगा, तो एक आइडिया मिलेगा, है ना, ताकि आप ध्यान रख सके। बाकी आगे इसके और डिटेल्स आप मेडिकल साइंस में जब जाएंगे तब मिलेगा। एनीवे, तो हम लोग को यहाँ पे हाईलाइट करना है लिम्बिक सिस्टम को। तो ये हिपोकैम्पस सी हॉर्स लाइक, the limbic system controls our emotions। एक लाइन में, अब इसी में सारी बातें आ गई, एंगर, हैप्पीनेस, है ना, अफेक्शन, रेज, बदला लेना, ये सभी जनरेट होते हैं इमोशंस यही लिम्बिक सिस्टम से। और कितना इंपॉर्टेंट चीज है देखिए, जब हम खुश होते हैं ज्यादा खाना खाते हैं, और जब दुखी होते हैं खाना ही नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट करेगा तब हम खाएंगे। इसीलिए खुश रहना जरूरी है, तो ठीक ठाक खाना खाएं ताकि बॉडी में एनर्जी बराबर रहे। समझ में आ गया? तो आप अपने आप के ही सिस्टम्स को, मतलब हमारे ब्रेन में दो पार्ट है ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ऐसे कहते हैं जिसे। तो कॉन्शियस ब्रेन से ही सबकॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मल रख सकते हैं। और इसीलिए हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमारा बिहेवियर हेल्दी हो। इसलिए देखिएगा 12th में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें हेल्थ का जो डेफिनेशन देते हैं उसमें बैलेंस के लिए बोला जाता है, किसमें किसमें, तो फिजियोलॉजिकल बैलेंस, और उसमें एक और है सोशल एंड इमोशनल बैलेंस, यानी लोगों के साथ मेरा बर्ताव बैलेंस है कि नहीं, और अपने इमोशन पे हमारा बैलेंस है कि नहीं। कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कोई बहुत ज्यादा डरपोक है, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर इमोशन की तरफ ज्यादा झुकाव हमारे बैलेंस को बिगाड़ता है। तो सभी इमोशंस बराबर होने चाहिए, यही तब हमारे हेल्थ की निशानी होती है। इसीलिए कहा लिम्बिक सिस्टम हमारे चूंकि इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इसे कंट्रोल करना हमारे अपने ऊपर है, हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर। एनीवे, सो दिस इज हाउ द एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द फोर ब्रेन्स आर, इनके हर एक पार्ट और उनके फंक्शंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन, और उसका फिर स्पाइनल कॉर्ड। चलिए पॉज कीजिए।